अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ये 90 नहीं है कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ ऑपरेशन कर सकेंगे। आजाद मीडिया और बेबाक सोशल मीडिया की मौजूदगी में एक कम्युनिटी को निशाना बनाना मुमकिन नहीं। हुकूमत ने गैर संजीदा अंदाज में APC में शिरकत की दावत दी, इसलिए तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। ऑपरेशन करने वाली फोर्सेस को पहले खुसूसी ट्रेनिंग दी जाए, वरना टारगेटेड ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। आटा मजीद महंगा हो गया। पंजाब हुकूमत गंदम पर सब्सिडी देने की बजाय मुनाफा कमाना चाहती है। 2 महीने का शॉर्टफॉल 16 अरब रुपए हो गया। क्या हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अवाम पर मजीद नए टैक्सेस का बोझ डालेगी? कराची जो कभी अमन का गहवारा था, रोशनियों का शहर था, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की अजमत का निशान था, आज ये शहर लरज रहा है। आज इस शहर में रहने वाले लोग परेशान हैं। एक खौफ के साए तले उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। उन्हें ये नहीं पता कि आने वाला कल उनके लिए क्या पैगाम लेकर आएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो उनकी पहली प्रायोरिटी उन्होंने कहा कि अमन अमान है और उस हवाले से कराची सरे फहरिस्त है। फिर ऐलान हुआ कि काबीना का खसूसी इजलास बुलाया जाएगा, कराची में स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाएगा और कराची के मामले का हल तलाश किया जाएगा। वज़ीर आज़म कराची में भी पहुँच गए, लेकिन काबीना के इजलास से पहले ही एक नई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात आ गई, जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें शरीक हुईं और बहुत सारी सियासी जमातें उन्होंने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। MQM कराची की एक बड़ी स्टेक होल्डर है और MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने ही ये मुतालबा किया था कि कराची में हालात ऐसे हैं कि इसको फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ ने नोटिस लिया और काबीना के खसूसी इजलास का उन्होंने ऐलान भी किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही या कराची के हवाले से कोई फैसला होने से पहले ही MQM और हुकूमत के दरमियान कुछ थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई है, कुछ नाराज़गी पैदा हो गई है। शायद अभी जो मामला है वो उस पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर MQM और हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून, वो हमें नज़र आ रहा है कि शायद किसी एक पेज पर नहीं पहुंची। ये सारा मामला क्या है, हम आज बात करेंगे। MQM के रहनुमा रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी वालेकुम सलाम। रेहान साहब, ये तो बताइए कि ये क्या हुआ। ये तो काबीना के खसूसी इजलास की बात हुई, फिर फारूक सत्तार साहब की इनविटेशन की बात हुई, फिर इनविटेशन विदड्रॉ कर ली गई और अब एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे बजाय सूरत हाल बेहतर होने के कुछ मायूसी ज़्यादा फैल रही है। कुछ बयान कीजिएगा, ये सब आप क्या समझते हैं, क्या हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तमाम सूरत हाल को बेहतर तरीके से जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका पस मंज़र भी जानें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाज़ह तौर पे सिंध के अर्बन एरियाज़ में मैंडेट रखने वाली एक जमात है, इसमें कोई अभाम नहीं, दो राय नहीं है। और जमहूरी क़ुव्वत होने के नाते, सियासी और जमहूरी जमात होने के बावजूद भी अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस बात का मुतालबा कर रही है कि कराची को फ़ौज के हवाले किया जाए, तो यकीनन ये बहुत अलार्मिंग एक चीज़ है। बावजूद इसके कि मैंडेट रखती है, एक सियासी जमात है, जमहूरियत पसंद जमात है, तो ये वो क्या मुहर्रिकात थे कि जिसकी वजह से ये वक्त आ गया और इस नहज पे पहुंच गए। तो यकीनन इसमें 5 साल गुज़िश्ता जो टेन्योर था वो भी आप देखें और मौजूदा जो हालात हैं उसमें आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ एज अ मीडिया पर्सन, आपके भी बहुत सारे इल्म में होंगी ये तमाम चीज़ें। वो भत्ता एलिमेंट, पर्ची माफिया, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और ताजिर बिरादरी का इसके ऊपर ग्रीवियंस, उनका एहतजाज रिकॉर्ड कराना, सड़कों पे आना, कारोबार को बंद होना और लोगों का यहाँ पर बेदरीक कत्ल आम होना, उसमें ये तमाम चीज़ें सर फहरिस्त हैं, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब होता क्या रहा है कि हम तो मुतवातिर इस बात को गुजारिश करते रहे हैं सूबाई हुकूमत को, और ये बात भी वाज़ेह है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पॉलिटिसाइज हो गई और उसके वाज़ेह शवाहिद हैं, क्योंकि आपका अमल ही आपके किरदार के बारे में बताता है। और वो अमल से साबित नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि जिन जगहों से रॉकेट लॉन्चर्स चलते रहे, जो जगहें एक्सटॉर्शन के लिए मशहूर रहीं, जहाँ पर जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते रहे, जहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों को अगवा करके शहीद किया गया और दीगर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर तो कोई एक्शन लेना क्या, उसके बारे में डिस्कस करना भी गुनाह कबीरा समझते हैं ये। मगर वो ऐसे इलाके जो पीसफुल इलाके कहलाते हैं बिलअमूम, जहाँ से शायद एक गोली भी ना चलती हो,
वहाँ पर खौफ व हरास की एक फ़िज़ा को कायम करना, वहाँ पर सो कॉल्ड ऑपरेशन इम्पोज कर देना और थ्रेट करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो होती रही हैं। तो लामोहला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास, क्योंकि अवामी प्रेशर, यहाँ पर कारोबार करने वाले ताजिर बिरादरी का प्रेशर और दीगर चीज़ें, हमने फ़ौज का मुतालबा सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पर किया कि वाज़ेह तौर पर सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी साबित हो रही थी। नहीं, लेकिन रेहान साहब ये आपकी बात सही है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम होता है, कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर MQM उस मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनती तो फिर जो भी डिसीजन होगा उसमें एक बड़ी स्टेक होल्डर तो शामिल नहीं होगी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप जो मैंडेट रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसके सेनेटर्स हैं, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, आप उनको तो दूर करके बैठे हुए हैं। और जिन लोगों का यहाँ पर मैंडेट नहीं, जिनका वास्ता नहीं, जो नफरत की सियासत में मुलव्विस रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना, ये क्या मतलब कहाँ का इंसाफ है? होना तो ये चाहिए था कि आप बिल्कुल ही न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर जो मैंडेट होल्डर्स हैं वो भी, और जो दीगर हैं, जिस तरह के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने फरमाया था नेशनल असेंबली में कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को लेंगे। उसमें ताजिर बिरादरी भी शामिल थी, उसमें दीगर जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी शामिल थे, उसमें जो डिग्निटरीज हैं शहर के वो भी शामिल थे, उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव जमात ऑफ अर्बन एरियाज ऑफ सिंध वो भी नुमाइंदगी करती। मगर उसके बरक्स हुआ, आपने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बुलाने के बजाय उनको बिल्कुल ही उनकी मौजूदगी से ही चशमपोशी कर ली। तो किस तरीके से इसका होगा, जबकि मुतालबा करने वाली जमात मुत्तहदा, विक्टिम मुत्तहदा के जो एरियाज हैं जहां पर उनके वोटर्स और सपोर्टर्स रहते हैं वो विक्टिम्स हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको देखें गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। जमहूरियत के तसलसल को जो पहले भी नुकसान पहुंचाया है वो हमारे रवैयों ने, हमारे उन रवैयों ने कि कहीं हमने अपने मफाद की खातिर, सियासी जमातों ने अपने मुख्तसर से मफाद की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और असूलों की बुनियाद के ऊपर जो फैसले होने चाहिए थे वो नहीं किए। अच्छा, ये तो आपने रेहान बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात की आपने। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब इस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए उस मशावरती अमल में MQM की शमूलियत के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं कि क्या होना चाहिए? देखें, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो कराची में हो रहा है, जिस तरह विक्टिमाइज किया जा रहा है। और ये गुज़िश्ता अदवार में भी देखा, ऑपरेशन के नाम पर जो कि 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था 90s में, तो वो डाइवर्ट कर दिया गया एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ। वो उस ऐसी शरंगेज़ी फैलाई गई कि गवर्नमेंट के मशीनरीज को, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने के लिए वो इस्तेमाल किया गया, बदनाम किया गया। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो शक्ल है वो पूरे पाकिस्तान में इतनी ख़राब करके दिखाई गई कि क्या कुछ नहीं हुआ। जिनापुर का नक्शा उसमें शामिल है और दीगर चीज़ें शामिल हैं, जिसको बाद में ये भी कहा गया कि जनाब वो गलत था, वो प्लॉटेड था। तो मगर वो जो 15,000 लोग जिनको शहीद कर दिया गया, जिस तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जैसी मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेटिव जमात के चेहरे को मस्त करके पाकिस्तान भर में दिखाया गया, तो उसका तो कोई मुदावा नहीं हो सकता ना। और अभी जो ये ऑपरेशन की जो लोग टारगेटेड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, हम तो देखें फ़ौज का मुतालबा इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, पुलिस भी उसमें शामिल है, वो किस हद तक पॉलिटिसाइज हुई है, उस पर सूबाई गवर्नमेंट का प्रेशर है। और हम समझते हैं ऐसी सूरत हाल में ऑपरेशन जस्टिफाइड नहीं होगा। टारगेटेड ऑपरेशन जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रहे होंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। और जो अभी जो शोशे छोड़े जा रहे हैं, तो लग तो यही रहा है कि आप उसके लिए जस्टिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कम से कम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदे होने के नाते ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि 90s नहीं है, मीडिया आज़ाद है, लोगों की ज़बान आज़ाद है, सोशल मीडिया के टूल्स हैं और बेहतर तरीके से हो सकता है। नाजायज़ करना अब मुतहम्मिल नहीं है पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ नाजायज करे। रेहान साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका जो ये कह रहे थे कि ये 90s नहीं है जहां आप गलतफहमियां क्रिएट कर सकें और एक खास कम्युनिटी को आप टारगेट करके उसके खिलाफ ऑपरेशन कर सकें। अब सोशल मीडिया है, अब आज़ादियां बहुत ज़्यादा है और उनका ये कहना था कि अगर ऑपरेशन करना है
तो ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए जो क्राइम में मुलव्वस हैं, और ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, तभी इसका नतीजा निकलेगा। और इस वक्त जो इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो इंतहाई पोलिटिसाइज हो चुकी है सूबाई हुकूमत के ज़ेर असर, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फ़ौज के हवाले किया जाए और टारगेटेड ऑपरेशन की बजाय तमाम क्रिमिनल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा से, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ ने भी इस मशावरती अमल से ताल्लुकी इख्तियार कर ली। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। कराची में भी एक तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर बनकर उभरी है। गुज़श्ता इंतखाबात में जो नताइज सामने आए, तकरीबन 10 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए तहरीक इंसाफ ने, और इस वक्त कराची के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। कराची में अमन के लिए क्या करना चाहिए, उस हवाले से स्टेक होल्डर से गुफ्तगू हो रही है। तहरीक इंसाफ ने उस APC में शिरकत से माजूरी का इजहार किया जो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो सियासी मशावरत के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, उसमें तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई। इसके अलावा इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो कराची में फ़ौजी ऑपरेशन के हामी नहीं हैं। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के कराची में रहनुमा जनाब फैसल वाडा से, जिनके ज़िम्मे शायद ये भी ड्यूटी थी कि वो वज़ीर आज़म से अगर मशावरत हुई तो उसमें शरीक होंगे। इस वक्त वो कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। सलाम सर। फैसल साहब, पहले तो ये बयान कीजिए कि ये जो मशावरती अमल आज हुआ या अगले 2 दिनों में जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप? तहरीक इंसाफ क्या कहती है? मुतमईन है आपकी जमात? और ये बताइएगा कि आप जो APC है, ये जो मशावरती अमल है, इसमें शरीक क्यों नहीं हुए? बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली जी, टू बिगिन विद, देखें मसला सारा ये है कि जब आप कराची के मसले में बैठे हैं तो कराची के स्टेक होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ का भी आपको पता है एक वोट बैंक है, एक मैंडेट है, और उसके बाद जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया गया, क्या लास्ट मोमेंट पे हमें इतला दी गई और ऑफिशियली कोई इन्विटेशन नहीं था। फंक्शनल के साथ भी यही हुआ, MQM के साथ आपने देख लिया कि क्या हुआ है कि मतलब उनको एक्चुअली तो फेडरल में वो है नहीं, उनको इनवाइट किया, फिर इनवाइट करके उनको आपने फिर रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो किसी पार्टी, उनके साथ बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर रहा, हमारे साथ बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर है कि जी हमें लास्ट मिनट पे कॉल्स आ रही हैं कि जी आप आ जाएं। तो हम मतलब ये वो सरदार के पिंड वाली बात हो गई कि जी पिंड में सरदार आया, सरदार ने बुला लिया तो हम चले गए। ऐसा नहीं पॉसिबल। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिकल मैच्योर सोच चाहिए, और प्लेइंग टू द गैलरी वाला सेटअप नहीं होना चाहिए कि आप कॉस्मेटिक हो। खुशाइन बात है कि PM साहब ने खुद इंटरेस्ट लिया और खुद आए, बट ये इतना इजी और इतना सिंपल सोल्यूशन नहीं जितना नज़र आ रहा है कि डिस्कशन होगा फ्रैंकली और बात हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। यहाँ वही पार्टीज इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर एलिगेशंस हैं, जिनके इश्यूज़ हैं, उसके अंदर भी जिनको ये, मैं नहीं समझता कि PM साहब की अपनी ख्वाहिश होगी कि वो कई पार्टीज़ को बाईपास करें, लेकिन मेरे ख्याल से जिनको ये जॉब सौंपी गई थी इन्वाइट करने के लिए, वो खुद बड़े इनसिक्योर लोग हैं PMLN के। तो उन्होंने वही वाली बात कही, किसी से अच्छा था, किसी से बुरा था, कोई सच बोलता था, कोई झूठ बोलता था, उन्होंने मिक्स करके एक देग बनाने की कोशिश की है, तो देग ने एंड ऑफ द डे सड़ना ही है, तो वो शुरू होगी। अच्छा, लेकिन फैसल साहब, आपकी ये शिकायत दुरुस्त हो सकती है और दुरुस्त होगी भी, क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि दावत नहीं दी गई, टाइम पे नहीं दी गई, इज्जत से नहीं बुलाया गया। लेकिन आप नहीं समझते कि कराची का मामला इतना संगीन और इतना संजीदा मामला है, पाकिस्तान की पूरी बका दाव पर लगी हुई है। अगर हुकूमत आपको सही तरीके से इनवाइट भी ना करे, हो सकता है उसमें आप महसूस करें कि आपको वो अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन फिर भी आपको जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की बका का मामला है और सियासतदान जो है उनके तो जिम्मे ये काम है। देखिए सर, जहाँ तक आपने बात की और बड़ी खूबसूरत सवाल आपने किया और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बात बिल्कुल सही है कि किसी का कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं और हमें कोई बेइज्जत नहीं किया गया, लेकिन एक मैनरिज्म, एक एथिक्स होते हैं। किसी बड़ी पार्टी, किसी मैंडेट होल्डर, किसी जिनके वोटर्स हों, जिनका वोट बैंक हो, उनकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम होती है। जैसे हम मियाँ साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी पार्टी की इज्जत करते हैं, तो उस हिसाब से तो एथिक्स वाइज तो ये एथिकली तो बिल्कुल ही रॉन्ग चीज़ हुई। जहाँ तक आप बात करें कि पाकिस्तान की बका की बात है, कराची की बका की बात है, तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया। देखिए जब तक हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे और इस मसले को रिजॉल्व की तरफ नहीं अच्छा, मैं यहीं पे आपसे सवाल करूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सीरियसली नहीं लेंगे, कुछ इसको एलेबोरेट करेंगे कि क्या हुकूमत करे जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि ये वाकईतन सीरियसली कोई एफर्ट हो रही है? देखिए सर, जहाँ तक टू बिगिन विद, फिर वही मैं बात करूँगा। देखिए इसमें रॉकेट साइंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। 5 साल का अरसा था जिसमें
कोलेशन अलायंसेस की पार्टीज थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज फिर मौजूद हैं, जो कि खुश आइंद बात है। चले ठीक है जी, उनको भी चांस दिया जाए, वो भी अपनी बात बताई जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपने बिठाया किन लोगों को है। देखिए ना, आपके लेफ्ट पे सीएम साहब बैठे हैं जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके राइट पे गवर्नर साहब बैठे हैं वो एमकेएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी टोटल इशू, मेजर इशू जो फोकस है कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू, रेंजर्स के थ्रू, वो इन टोटल 2 पार्टीज के ऊपर फोकल आ रहा है। कई दफ़ा हमारी साथी पार्टी जो है वो नाराज़ भी हो जाती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी मीडिया पे आ जाते हैं हमारे साथ। लेकिन सच बोलने का और सच सुनने की आदमी के अंदर साख्त होनी चाहिए। देखिए, जब तक पुलिस डीपोलिटिसाइज नहीं होगी, पुलिस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हद से बाहर नहीं निकलेगी, ये पूरी गेम एक्चुअली जो है वो क्रिमिनल से बड़ी गेम पैसे की जंग है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब तक पॉलिटिकल मास्टर्स के पैसों की हिर्स ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये आप क्रिमिनल्स को सॉर्ट आउट इसलिए नहीं कर सकते कि पुलिस अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद वो रेंजर्स के हवाले कर देती है और रेंजर्स पकड़ के पुलिस के हवाले करती है, तो वो एक नॉर्मल एफआईआर काट के जुडिशरी के पास पेश कर देते हैं और उसके बाद वो छूट जाते हैं। तो जब तक आपकी पुलिस डीपोलिटिसाइज नहीं होगी, रेंजर्स को फुल इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। बार बार परसेप्शन ली आती है कि आर्मी को बुला लें। ठीक है जी, अगर आर्मी की ख्वाहिश है और आर्मी आपकी बहुत अच्छी है, और आज वही आर्मी जिसको आप बुरा भला कहते थे, जिसके अगेंस्ट आप लेटर्स लिखते थे ब्रिटेन में और सारी चीज़ें करते थे, मान लिया कि वो आज बहुत ज़बरदस्त आर्मी है और आपका एतमाद है, तो रेंजर्स भी एक आर्मी का इदारा है, सिविल आर्म फोर्सेज में आती है, उसमें कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल सारे मौजूद हैं। उनको आपने 2 इख्तियारात दिए हैं, सर्च और अरेस्ट। यानी कि वो सर्च कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं, इंटेरोगेट नहीं कर सकते, उनके थाने नहीं है। लियारी का मसला देख लें कि चीफ मिनिस्टर साहब ओथ लेते हैं, वो क्लेम करते हैं कई टॉक शोज में कि हम एमपीए के डिनर पे गए थे, उधर गैंग के या उजैर साहब जो उधर के हैं, उनको क्या कहें मुझे तो नहीं समझ आता कि वो शरीफ आदमी है या वो गैंगस्टर है, क्योंकि पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट, रेंजर्स, पुलिस कहती है कि वो मोस्ट वांटेड आदमी है, पीपल्स पार्टी उनको इंडोर्स करती है, उनका तस्वीरें खिंचाती है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि या तो कोर्ट झूठ बोल रही है या मैं झूठ बोल रहा हूँ या पुलिस झूठ बोल रही है या सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। फैसल साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा क्योंकि वक्त कम है, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। ये बयान कीजिएगा कि अगले 2-3 दिनों में, जब तक वज़ीर आज़म भी कराची में है और ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है, कल काबीना की मीटिंग भी है, इस बात का इम्कान है कि तहरीक इंसाफ इस मशावरती अमल में शरीक हो? देखिए, जिस किस्म का एटीट्यूड आज के दिन था और जिस एथिक से हमें आज बुलाया गया, तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये टॉप क़यादत का होगा, फैसला होगा और उनके हिसाब से ही चीज़ें होंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी डिसीजन तक पहुंच रहे हैं। हमें बड़ा सिंसियर, सीरियस होकर अब काम करना, सेंसिबल होकर काम करना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर अपने साथ समझना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए अपनी हिर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें ये जो पॉलिटिकल मैंडेट के ऊपर हम बादशाह बने हुए हैं कि हमारा मैंडेट है और हम इस शहर के बादशाह हैं या इस मुल्क के बादशाह हैं, इस सब चीज़ें हट के पूरे पाकिस्तान के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा, जो ये कह रहे थे कि ईगो का मसला नहीं है तहरीक इंसाफ का, लेकिन क्योंकि जिस अंदाज में बुलाया गया है, तहरीक इंसाफ समझती है कि ये कोई संजीदा अंदाज नहीं है हुकूमत की जानिब से, इसलिए वो अभी तो मशावरती अमल में शरीक नहीं है। लेकिन अगले 2-3 दिनों में अगर पार्टी की टॉप क़यादत ने फैसला किया तो यकीनन तहरीक इंसाफ इस मशावरती अमल में शामिल हो सकती है। लेकिन इसके साथ उनका ये भी कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको डीपोलिटिसाइज किया जाए और एक ऐसा ऑपरेशन किया जाए जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको बग़ैर किसी इम्तियाजी सलूक के उनके साथ उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको हटाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनरल रिटायर्ड नसीर अख्तर से, जो 92 में कराची में तैनात थे जब फौजी ऑपरेशन हुआ था। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे अगर अब ऑपरेशन करती है लॉ इन्फोर्समेंट तो उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। कराची की सूरत हाल में जहां सियासी जमातों की इनपुट नहायत अहम है और हुकूमत उनसे तजावीज़ ले रही है, ये भी वो लोग भी नहायत अहम है जो कराची में इस किस्म की सूरत हाल से निपटने में जिनको पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, गोया ऑपरेशन में जिन्होंने एक रोल अदा किया था। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे जनरल रिटायर्ड नसीर अख्तर से, जो 92 से 94 तक कराची में कोर कमांडर थे और उस वक्त जो कराची में ऑपरेशन हुआ था उन्होंने सुपरवाइज़ किया था। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट को, और वो क्या समझते हैं कि अब जो मसला है कराची का उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब नसीर अख्तर साहब।
वालेकुम सलाम जी। जनरल साहब, आप नहायत एक अहम दौर था 92 से 94 तक, जब आप कराची में नहायत अहम जिम्मेदारी थी आपकी, और वो जो ऑपरेशन हुआ कराची में उस वक्त यकीनन आपकी उस पर भी नज़र थी। ये बयान कीजिएगा, इस वक्त जो हुकूमत कराची का मामला हल करने के लिए एक कार्रवाई की बात कर रही है, ऑपरेशन की बात कर रही है, ये बयान फरमाइएगा कि क्या उसमें चैलेंजेस हो सकते हैं और किन चीज़ों का हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो हुकूमत को ख्याल ये रखना चाहिए क्या ये लोग अच्छी तरह से ट्रेंड हैं जिनको आप डिपेंड कर रहे हैं, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है ऑपरेशन कंडक्ट करने की। फिर दूसरी बात आपने देखना है आया कि उनकी ट्रेनिंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि एक बंदा फौजी हो, रेंजर का हो या सिपाही हो, अगर ट्रेनिंग ठीक है फिर वो डिलीवर करेगा, अगर ट्रेनिंग ठीक नहीं है तो डिलीवर नहीं करेगा। हर आदमी को पता नहीं है कि ट्रेनिंग किस करवट जाती है और कैसे चलती है, और ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अमल दखल है इन फैक्टर्स में। हाँ जी जनरल साहब, आप हमारे जो रेंजर्स हैं या मुसल्लह फ़ौज के जो जवान हैं वो तो बाकायदा एक ट्रेंड ट्रूपर होते हैं। ट्रेनिंग से आपकी मुराद ये है कि अर्बन वारफेयर की आप बात कर रहे हैं कि जो एक मखसूस कराची के हालात हैं? देखो जी, अर्बन वॉरफेयर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, और इसको आपको ट्रेन करना है, इनको आगे लेकर आना है, इनको चलाना है। तो ये आप अगर आप समझते हैं कि ये डिलीवर कर देंगे तो आप उनको फील्ड में ले आए। अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते तो फील्ड में मत लाइएगा। तो आप इन लोगों को भरोसा ना कीजिएगा, इनको ट्रेन करके फिर लेकर आइएगा। अच्छा है, मैं खुद कह सकता हूँ कि जी ट्रेनिंग है इस बंदे की ट्रेनिंग नहीं है। ये रेंजर्स जो इस वक्त कराची में हैं बहुत अरसा तक ये कमांड करते रहे हैं रेंजर्स को, डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, और स्ट्रेंथ उनकी बड़ी कम थी। तो मैं अब कह रहा हूँ कि जो मर्ज़ी हो जाए, आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई लीगल सिस्टम चेंज किया है इनके लिए जहाँ पर आप ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। जितनी देर तक लीगल सिस्टम नहीं चेंज करेंगे उतनी देर तक किस तरह से चलेंगे? आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा? इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी आपके पास? क्या ये इंटेलिजेंस एडिक्वेट है? ये जितने कमांडर्स हैं नीचे, इनसे पूछें क्या ये एडिक्वेट है। अगर एडिक्वेट नहीं है तो फिर उसका क्या करना चाहिए, क्या सदेबाब करना चाहिए? अच्छा जनरल साहब, एक बयान कीजिएगा। अब आप बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, तो वो तो एक बड़ा लंबा अरसा उसके लिए दरकार होगा, लेकिन कराची में जो सूरत हाल है वो तो फौरी एक्शन का तकाजा कर रही है। आप क्योंकि आपका ताल्लुक फोर्सेस से है, आप ये बताइए कि हमारे इस वक्त जो फोर्सेस की सूरत हाल है उसमें अर्बन वॉरफेयर के हवाले से कुछ लोग आप समझते हैं ट्रेंड हैं, इस चैलेंज को मीट कर सकेंगे? देखो जी, 50-50 है इस वक्त। आप इनको ट्रेन करते रहें और आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो चुप बैठे रहेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। 3 महीने का तो हर सूरत साल में कोर्स चलना चाहिए, और जैसे ही आपका कोर्स चलेगा उस वक़्त से फिर आप खुद देखिएगा कि क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि हर बंदा अभी अगले दिन मुझे बता रहे थे कि हमारी फोर्सेस गई थी सोमालिया में, और वहाँ से जो उन्होंने काम किया, जिन लोगों ने अच्छा काम किया उसको उनके सेंट्रल कमांड ने सराहा कि जी ये अच्छी हैं, और जिनका काम कमज़ोर था उनको भी बताया कि जी आपका काम कमज़ोर है। तो अगर आप देखें, अच्छा काम और कमज़ोर काम में फ़र्क आ जाता है। एक में कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, दूसरे में कैजुअल्टीज़ कम होती हैं। इस तरह से ये सारा कुछ होता है। जी जनरल साहब, मैं समझ गया आप जो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो आप लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं इसको एलैबोरेट कर दीजिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऑपरेशन करने वाले हों उनको एक लीगल कवर फ्राहम करना चाहिए ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। ये जो मामला है लीगल ओवरसाइट का, नहीं जी, हर लीगल साइड होनी चाहिए। आपने लीगल सिस्टम चेंज किया है,
जिस मुल्क में लीगल ये इस किस्म की कार्रवाई हो रही हो तो नया लीगल सिस्टम आ जाता है। आप उस लीगल सिस्टम को आप देखें कि क्या आपने चेंज किया। अगर आपने चेंज नहीं किया है आप उसको बना लें। फिर पुलिस जो आपकी है, जिसको हम हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मेरे साथ पुलिस की कार्रवाई बड़ी ठीक थी, अहम थी और बड़ी रिवॉर्डिंग थी। मगर बात यह है कि उसको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। जितनी देर तक आप वक्त नहीं देंगे, ट्रेन नहीं करेंगे पुलिस को, पुलिस आपके साथ नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नसीर अख्तर साहब, जो ये कह रहे थे कि कराची का मामला निहायत अहम मामला है और यकीनन वहाँ पर जो कार्रवाई करने के लिए ट्रूप्स या इन्फोर्समेंट इस्तेमाल हो वो बाकायदा तौर पर अर्बन वारफेयर में ट्रेंड हो, क्योंकि अगर वो ट्रेंड नहीं है तो फिर कामयाबी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लीगल सिस्टम को तब्दील होना चाहिए, यानी जब आप ऑपरेशन करें तो लॉ इन्फोर्समेंट को ज़्यादा इख्तियारात दें, उन्हें ज़्यादा लीगल कवर प्रोवाइड करें। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम मसले की जो अब खबरें आ रही हैं। रेवेन्यू जो टारगेट था गुज़श्ता 2 माह का कलेक्शन का, वो भी हुकूमत अचीव नहीं कर सकी। इसका जो IMF के साथ डील है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और आटे की अब जो नई कीमत आ रही है वो क्या होगी, और महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी अपना पेट कैसे भरेगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद से आने वाली खबरों के मुताबिक जो इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन है, गुज़श्ता 2 माह में हुकूमत अपना टारगेट पूरा करने में नाकाम रही है। अगस्त में जो टारगेट हुकूमत ने लेना था, हासिल करना था, रेवेन्यू कलेक्शन थी, वो थी 159 बिलियन रुपीज़ की, लेकिन इन्हें हासिल हुए 145 अरब रुपए। इसका मतलब है कि 14 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ, और जो गुज़श्ता महीने इससे पहले का जो जुलाई का महीना था उसमें भी 2 अरब का शॉर्टफॉल, यानी टोटल जो खसारा है, जो टोटल शॉर्टफॉल है, वो इस वक्त तक 16 अरब रुपए का आ गया। ये एक निहायत अहम मामला है, क्योंकि IMF के साथ जो मीटिंग है, IMF ने जो हमारा बेल आउट पैकेज देना है उसमें इस पर IMF के हुकाम की नज़र है कि अगर हमारी रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट अचीव नहीं होता तो यकीनन इससे ये इजाफा मुतालबा किया जा सकता है कि टैक्सों में इजाफा किया जाए। दूसरी जो खबर आई है कि इन्होंने, हुकूमत ने जो टैक्स नेट था उसको बढ़ाने के लिए कम से कम 1 लाख नए जो लोग थे उनको टैक्स में शामिल करना था, उनको नोटिस देने थे 30 जून तक, लेकिन जो अभी तक फिगर मिला है, अभी तक जो इन्होंने नोटिस दिए हैं FBR की जानिब से लोगों को गए हैं, वो उसकी तादाद बताई जा रही है 21,000। तो ये एक ऐसा 2 मामलात हैं जिस पर नज़र होगी IMF की, और हुकूमत अपना टारगेट अचीव करने में नाकाम रही है। दूसरा जो अहम मामला वो है गंदम की इशुएंस प्राइस 1330 रुपये बना दी गई है इशुएंस प्राइस, जिससे आटे की कीमत में इजाफा होगा, गरीब आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होगा, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम एक रोटी और प्याज के साथ गरीब आदमी अपना पेट भर सकता था माजी में, लेकिन अब प्याज भी इतना महंगा है और अब आटे के बाद रोटी भी इतनी महंगी होगी कि शायद गरीब आदमी ये भी गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो जाए। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद में हमारे साथ माहिर इक़्तिसादियात जनाब साकिब शिरानी साहब हैं, और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में होंगे जनाब आसिम साहब, आसिम रज़ा अहमद, जो साबिक चेयरमैन है फ्लावर मिल एसोसिएशन के। सबसे पहले चलते हैं जनाब साकिब शिरानी साहब की जानिब। शिरानी साहब, बयान कीजिएगा, ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा संगीन मसला होगा हुकूमत के लिए, और इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि डॉलर 105 रुपए का हो गया है, तो जो गवर्नमेंट के फिगर्स थे वो तो सारे बदल जाएंगे आगे चल के। अब यकीनन जी, एक्सचेंज रेट जो इन्होंने अज्यूम किया अपनी वर्किंग्स में बजट के लिए, उससे ये ज़ाहिर है काफ़ी मुख्तलिफ नंबर होगा। मगर ये जो समीर साहब आपने बात की रेवेन्यूज़ की, ऑब्वियसली जो की इक़्तिसादियात के हवाले से, मईशत के हवाले से जो की टेस्ट होगा हुकूमत के रिफॉर्म प्लान्स का, वो टैक्स के हवाले से होगा। और यहाँ पहले 2 महीने का मुझे इतना वो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रद्द-बदल हुए रेट्स के। सितंबर 30 की डेडलाइन जो टैक्स की है उसमें एक्सटेंशन हुई है, तोसी हुई है, इसलिए ये इसका अक्टूबर में इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा।
और नोटिस का भी जो आपने जिक्र किया है वो ऑब्वियसली पूरे साल में 1 लाख नोटिस का हदफ है जो IMF ने इनके साथ तय किया है। तो वो 21,000 तक पहुंच गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो उसका भी रेवेन्यू का इम्पैक्ट बाद में आएगा। मगर सारे मेजर्स के बावजूद मेरा अपना ख्याल है हमेशा हम जो गलती करते हैं IMF प्रोग्राम्स में वही गलती हम इस प्रोग्राम में भी दोहरा रहे हैं कि टैक्स बेस की जो बढ़ाने की या ब्रॉडन करने की या वाइडन करने की जो एफर्ट्स हैं वो इतनी उनमें जिद्दत नहीं है या शिद्दत नहीं है, और एम्फेसिस अभी भी इस साल कम से कम पहले साल में IMF प्रोग्राम में एम्फेसिस वही टैक्स पेयर्स के ऊपर होगा, और इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है टैक्स पेयर्स का वो बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल है मैं हैरान नहीं होऊंगा कि सितंबर 30 में जो फाइलिंग्स होंगी टैक्स रिटर्न्स की वो एक्चुअली शरह गिर जाए बनिस्बत के बढ़ जाए। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा संगीन ये मामला होगा। अच्छा शिरानी साहब हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि हमें आसिम रजा साहब ने भी ज्वाइन किया है जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन है। आटे की कीमत एक बड़ा अहम मसला है। जो इश्यूएंस प्राइस पंजाब ने आज दी है 1330 रुपये 40 kg की, ये आसिम साहब बयान कीजिएगा, ये खरीदी तो 1200 रुपये पर थी, ये जो मार्जिन है प्रॉफिट का पंजाब हुकूमत ने कुछ ज़्यादा नहीं रखा? जी भाई, इस तरह है कि आम नॉर्मली रूटीन में 50 रुपीज़ का गैप आता है बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में गवर्नमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि 130 रुपये का गैप आ रहा है, 1200 से लेके 1330 रुपये में ये रिटेल करेंगे या सेल करेंगे टू द फ्लोर मिल्स। नो डाउट कि ये इजाफा बहुत ज़्यादा है और नेवर एवर इट हैपेंड बिफोर। तो ये जो सब्सिडी हुकूमत हमेशा देती थी आटे पर, इस दफ़ा भी सब्सिडी का प्रोग्राम था, लेकिन लगता है कि ये सब्सिडी तो फिर वापस हो गई। ये तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पंजाब ये इससे पैसा बनाने के चक्कर में है, गरीब आदमी की तो मुश्किलात का किसी को कोई एहसास नहीं है। देखिए, बजट में तो 28 अरब रुपए रखे गए थे इस बात के लिए कि आवाम को सस्ता आटा दिया जाएगा, मगर इस दफ़ा ये हुआ कि फ़र्स्ट टाइम है कि सिंध गवर्नमेंट ने पहले रेट अनाउंस कर दिया इशुएंस का, और वो अराउंड इसी के करीब था। तो अगर हम कैलकुलेट करें, जैसा आपने कहा कि 1330 में क्या इम्पेक्ट आएगा, 1200 में खरीदी गई तो 1325 रुपये 325 रुपये बनती है जी। एक साल अगर आप होल्ड करें वीट को, 3000 पे ख़रीदी गई वीट पे, तो जो 130 रुपये का इजाफा है ये डिसेंडिंग आएगा और एग्रीगेट करके 180 रुपये इसके ऊपर मार्कअप पड़ता है या इससे कम पड़ेगा। तो नो डाउट कि इससे प्रॉफिट अर्निंग होगी गवर्नमेंट को। अच्छा, ये आसिम साहब एक अगर हम ये कैलकुलेट करें कि 5 खानदान अफराद पर मुश्तमिल जो कुंबा है वो तकरीबन 1 किलो आटा बताया जाता है कि वो एक वक्त में खा लेता है। तो 3 वक्त की रोटी अगर हो 3 किलो, इसका मतलब ये है कि आम इस वक्त ओपन मार्केट में जो आटा है 45 से 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो 150 रुपये तो एक कुंबे को सिर्फ रोटी के लिए चाहिए, जो एक हमारा एवरेज कुंबा है। तो ये किस तरह से गरीब आदमी गुजारा करेगा? गुजारिश है भाई कि 120-124 kg ये जो यूनाइटेड नेशंस की है उसके ऊपर आपका आता है पर पर्सन पर एनम कंजम्पशन। तो 20 किलो का थैला तकरीबन आप समझ लें 20 दिन के लिए काफ़ी है, एक 4 या 5 आदमी के लिए महीने के लिए। तो खुला आटा नो डाउट के महंगा बिक रहा है और 40 से 45 रुपये रिटेल हो रहा है, लेकिन अगर हम जाएं 20 किलो के अंदर तो उस पर कम प्राइस बनती है। लेकिन गरीब आदमी की दस्तरत से खुला आटा उसको वायबल है कि वो थोड़े पैसे का ले जा के घर तो रूटीन में यूज़ करता है। खुले आटे की वाकई ही प्राइस ज़्यादा है और उसे इतने ही पैसे। अच्छा, ये क्योंकि वक्त कम है, ये बयान कीजिएगा कि अब जो 20 किलोग्राम का जो थैला है 780 रुपये पे तो मिल रहा है मार्केट में, क्या आप फोर्सी करते हैं? सरकारी कीमत तो शायद इतनी होगी, लेकिन मार्केट में लोग ये कह रहे हैं कि ये 800 से ऊपर चली जाएगी कीमत। देखें, इस टाइम भी मुख्तलिफ शहरों में डिफरेंट प्राइसेस हैं, और अगर हम देखें ओवरऑल तो आप ये कह लीजिए पूरे पंजाब में 760 से लेके 810 रुपये तक आटा रिटेल हो रहा था। अब जिन इलाकों में गंदम की प्राइस लाइक पिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद जहाँ पे 1400 क्रॉस कर चुकी थी, वहाँ पे प्राइसेस 800 से ऊपर थी। अब 1330 पे जब गंदम वीट इशू करेगी तो प्राइसेस कुछ डाउन आएंगी और वो 785 रुपये में रिटेल होगा ओवरऑल पंजाब में। शिरानी साहब, आपसे एक कमेंट चाहूँगा कि ये जो डॉलर 105 रुपये से उसकी कीमत बढ़ गई और बताया जा रहा है कि अगले चंद दिनों में मज़ीद बढ़ेगी, इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे आप क्या देखते हैं?
देखिए, इसके मल्टीपल असरात होते हैं समी साहब। ऑब्वियसली एक तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ज़ाहिर होता है और लोग जो हैं वो परेशान होते हैं और रुपए में पैसा रखने के बजाय वो प्रेफर करते हैं कि डॉलर्स या पाउंड्स वगैरह में वो शिफ्ट करें। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट मोमेंटम के लिए एक ऑब्वियसली बड़ा ख़राब एक इसका इम्पैक्ट होता है। दूसरा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो ऑब्वियसली अफरात ज़र के हवाले से होता है कि हम तकरीबन जितनी भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे ख़ाम तेल, वो सारा इंपोर्ट होता है और उससे ही हम बिजली बनाते हैं। तो इसका जो पास थ्रू इम्पैक्ट है इकॉनमी में अफरात ज़र के हवाले से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दो जो इश्यूज़ हैं ये बहुत शुक्रिया जनाब साकिब शिरानी साहब और आसिम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। आटा यकीनन आने वाले दिनों में महंगा होगा और जो रुपए की कीमत में कमी हो रही है डॉलर के मुकाबले में, उसका भी इम्पैक्ट बड़ा शदीद है। आपकी पता भी नहीं चल रहा और आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं क्योंकि आपके जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो रही है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।